महोदय और महोदय हमने आंतरिक स्रोत तो फिक्स है ना। आंतरिक स्रोत पहले से डिफाइंड है। अब इसी तरह के कॉलेज, अनुदानित कॉलेज, आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जिसको सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा कॉलेज है। फिर यहाँ बिहार में जन्म लेने वाला हर बच्चा का जिम्मेवार आप हैं और संस्थाओं से आप कैसे मुकर जाइएगा। आप कौन कॉलेज में बहाली किए हैं? एक आध तो कॉलेज खोले हैं क्या? आप तो कॉलेज खोले भी नहीं है। माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। जो भी और इस साल हम लोगों ने संस्कृत महाविद्यालयों को वेतन के लिए दिया है 110 करोड़ रुपए और 494.67 करोड़ रुपए दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसो में सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हो हल्ला होता है, खूब हंगामा होता है। सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसे कई मुद्दे उठाए जाते हैं जिस पर जमकर बहस होती है। आज बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के नेता बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने वित्त रहित शिक्षकों की मांग को लेकर, उनके अनुदान को लेकर के जब सवाल खड़े किए तो ऐसे में खूब बहस हुई। कई और जो एमएलसीज थे उन्होंने इस पर सहयोग भी किया, इस पर साथ दिया। विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी खड़े होकर जवाब दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी खड़े होकर जवाब दिया। लेकिन बहस थमी नहीं, बहस बहुत आगे तक गई और ये तक हो गया कि शिक्षकों को जब वेतन उतना बढ़ाया गया था, अब अनुदान कौन देगा? अभी होली का त्यौहार आ गया है। वित्त रहित शिक्षकों की मांग को, जो डिग्री कॉलेजेस खुले हुए हैं उसकी मांग लंबे समय से लंबित है। वित्त रहित शिक्षक आखिर करें तो क्या करें? शिक्षकों की मांग को लेकर सदन में नवल किशोर यादव का आज गुस्सा भी फूट पड़ा है। कुछ इस हद तक गुस्सा फूट पड़ा है कि ये तक कह दिया है, सरकार में है, वो बीजेपी में है, फिर भी कह दिया है कि मुझे पूर्व शिक्षा मंत्री से नहीं, वर्तमान शिक्षा मंत्री से जवाब चाहिए। क्या कुछ सदन की कार्रवाई के दौरान हो रहा था, हम आपको दिखाते हैं। सीधा सीधी करते आप टेढ़ा में ही न जा रहे हैं महोदय। इसमें मामला यह है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति का अधिकार भी 3 मेंबर बिहार सरकार के रहते हैं और वह भी परीक्षा पास करके आते हैं तभी यहां होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनको जो आप सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का जो वेतन दे रहे हैं उससे भिन्न उसका वेतन है। जब आप उसके और माननीय मंत्री को पता होगा और विभाग में कि वो संकल्प है कि राजकीयकृत विद्यालयों के समकक्ष ही माइनॉरिटी विद्यालयों के सारे सुविधा दे होगा। तो जब आप सारे विद्यालयों को दे रहे हैं तो फिर माइनॉरिटी को क्यों नहीं दे रहे? यही तो है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहते हैं। ठीक है माननीय मंत्री, और आपको कुछ करना है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप अपना बात कर लीजिए, आप कर लीजिए। महोदय इन्होंने अपने उत्तर में खुद कहा है कि विभागीय संकल्प संख्या 179 दिनांक 22/12/1981 के अनुसार राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षकों की भांति अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वित्तीय सुविधा तय है। अगर ये है सर्कुलर, तब फिर दोहरा वेतनमान क्यों है, ये जानना चाहते हैं। हमने माननीय सदस्य को ही अभी कहा था कि ये हमारे संज्ञान में जब ये प्रश्न आए, चूंकि बहुत प्रश्न है, तो हमने कहा था कि इसका अलग से ये पढ़कर ही हमने आपको कह रहे हैं कि इसको पुनः हम समीक्षा कर लेंगे। हमको 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए। जो भी अगर विसंगति है तो उसको हम निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे। महोदय, माननीय मंत्री की बात हमने मान लिया। ये क्वेश्चन स्थगित रहेगा। जब ये तैयार होकर फिर आएंगे तब इसका जवाब। 15 दिन का टाइम तो लिए हैं। आपको हम अलग से सूचित कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि कोई भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी आया 15 दिनों के अंदर। 15 दिन के अंदर कहे हैं ये 15 दिन के अंदर क्या बताएंगे? इस पर क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? जो आप पूछे हैं हाउस में बताएंगे। हाँ तो हाउस चलते हो। ठीक है, हाउस में बताएंगे। ठीक, श्री नवल किशोर यादव। इसका जवाब नहीं मिला है महोदय, इसलिए एक लाइन का है, पढ़ ही देते हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य के वित्त रहित शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों के नियमित एवं कमेटी गठित करते हुए अनुदान एवं आंतरिक संसाधन को जोड़कर अविलंब वेतनमान देने के संबंध में सरकार से
सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, इसी सदन में इससे पहले महोदय माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया था हाँ बोलिए। हाउस इन ऑर्डर है तो ना महोदय, ऑर्डर में है अब हमारे तरफ आप देखें तो हमको लगा कि नहीं अब ऑर्डर में हम हैं। हाँ। महोदय आप ही की तरफ देखते हैं। महोदय, मेरा आग्रह है कि इसी सदन में इससे पूर्व के जो सत्र हुआ था, माननीय मंत्री ने कहा था कि हम वित्तरहित कॉलेजों के हम तमाम लोगों ने आग्रह किया था कि आप जो अनुदान देते हैं और जो कॉलेजों के स्कूलों के इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक बार आप जोड़ लीजिए कमेटी बहाल करके। हम समझते हैं कि राज्य सरकार को एक नया पैसा भी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको वेतनमान भी मिल जाएगा जो आप तय कर दें। और फिर इससे एक और फायदा होगा कि जो आज बिचौलिया उसके अनुदान के 20%, 25% और 15% खा जाते हैं, डायरेक्ट जब शिक्षक के सूची होगा तो आप उनको भेज सकते हैं। इससे बिचौलिया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाने के लिए आपने आश्वासन दिया था इस सदन में, उसका क्या प्रतिफलन हुआ है? क्या सरकार सदन में उसको जांच करने के लिए कमेटी बना दी है? कि पिछले बार ये प्रश्न हम भी उठाए थे और माननीय मंत्री जी ने इसमें जवाब दिया था कि हम इसका एक असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करके अगले सदन में हम इसका बताएंगे कि हम लोग इसमें कहां तक पहुंचे हैं। तो हमारा माननीय मंत्री जी से महोदय आपके माध्यम से पूछना है कि क्या सरकार ने असेसमेंट करवाया है कि महाविद्यालय जो वित्त रहित कॉलेजेज हैं उसमें जो ग्रांट की राशि 1.5 करोड़ रुपया मिलता है उसको बढ़ाने का कोई फैसला लिया गया हो, उसको बढ़ा के 2 करोड़ 3 करोड़ किया गया हो साल भर में, या जो है इंटरनल रिसोर्सेज का जो पैसा प्राप्त होता है और उसके अलावा जो ग्रांट की राशि होते हैं, दोनों को जोड़कर एक ऐसा वेतनमान बनाया जाए जिससे कि एक वेतनमान का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा बन जाए। और जितने भी वित्त रहित कॉलेजेज हैं, हम लोग क्योंकि बहुत सारे वित्त रहित कॉलेज पहले भी वेतनमान की ओर गए हैं, तो ये वित्त रहित कॉलेजेज की समस्या को परमानेंट समाधान करने की ओर एक हम लोग का सार्थक कदम हो। सवाल था बात तो आ ही गई, 2 बिंदु है केवल सर। बात आ गई है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि हम समीक्षा करके और हम आपको अवगत कराएंगे। आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके चैम्बर में 2 सितंबर को इस पर बैठक हुई मंत्री जी साथ में, पदाधिकारी जी लोग के साथ, और इस पर लंबी बहस। 2 बिंदु था इसका। एक तो कि जो आप अनुदान देते हैं और विभाग का ही निर्देश है आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% शिक्षकों के और कर्मियों के वेतन के मद में वह प्रबंध समिति लूट कर खा रहा। आप अगर इसकी समीक्षा करके उसको नियत वेतन में परिणत कर देंगे तो आंतरिक स्रोत की आमदनी पर भी आपका पकड़ होगा, विभाग का पकड़ होगा और अनुदान जो देते हैं अच्छी खासी राशि वेतनमान के रूप में मिलेगी। इन्होंने कहा था समीक्षा करके हम फिर बैठक करेंगे। 1 महीना का समय आपके चैम्बर में, आपकी उपस्थिति में, आपकी अध्यक्षता में वह बैठक हुई थी। मंत्री जी ने समय लिया, उस पर कहीं कोई समीक्षा हुई नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं। एक बात। और दूसरी बात, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि जो 7-8 वर्षों का अनुदान बकाया है, एक पुष्ट भुगतान का प्रयास कीजिए, वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका भुगतान हो जाना चाहिए। उस पर भी इन्होंने सहमति जताई थी कि हम प्रयास करेंगे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जो बची खुची राशि शिक्षा विभाग में होगी, जो कैलेंडर हो जाता है वित्तीय वर्ष के अंत में, हम उसको विनियोग के माध्यम से हम उसको वित्त रहित इस बकाये संस्थान के बकाये राशि के लिए हम उसको विनियोग के माध्यम से आवंटित करा के हम करेंगे। हम समझते हैं इस पर स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए मंत्री। स्पष्ट आप प्रश्न कीजिए, स्पष्ट वक्तव्य मिलेगा। एक ही प्रश्न सब आदमी करते हैं तो स्पष्ट नहीं होता कि क्या हो रहा है। हर एक सेशन में हर एक प्रश्न नहीं, ये ठीक नहीं है। आप नहीं, और नहीं, एक आदमी जो पूछेगा वही सप्लीमेंट्री करेगा। नहीं, सदन में तो आप लोग आपस में पहले बैठक करके
कि क्या क्या इस पर सप्लीमेंट्री हो सकता है। समय पूरे समाज का, पूरे सदन का समय ले रहे हैं। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, तब तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तब तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। संजीव जी ने पूर्व को भी इसमें शामिल कर लिया। हाँ, तो हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। अभी संजय जी बड़े अच्छे से समझा रहे थे सदन को कि किसी महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से जो आय है और हम जो अनुदान देते हैं, वो दोनों को मिक्स करके आप नियत वेतन फिक्स कर दीजिए और ये पर्याप्त होगा। ये होशियारी से चाह क्या रहे हैं तो समझा गया। हम तो खाली सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से होने वाली आय की भी जिम्मेदारी आप सरकार को दे रहे हैं। मतलब सरकार उसके आंतरिक स्रोत आय के मतलब परिप्रेक्ष्य में भी सरकार कमिट कर दी। और महोदय हमने आंतरिक स्रोत तो फिक्स है ना। आंतरिक स्रोत पहले से डिफाइंड है, अब फिक्स है। हम कहते हैं हमने आंतरिक स्रोत से आय का 70% देने का नियम है। ये कह रहे हैं कि आप उसको अपने अनुदान से मर्ज करके नियत वेतन फिक्स करके सरकार कमिट कर दे। अब समझिए हम अगर कर देते हैं, कल से महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की आय ही नगण्य हो गई, फिर वो कमिटमेंट कौन देगा? महोदय एक बात मानिए। हाँ, मेरे आप बोलने दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए, मंत्री जी को। जैसा कि माननीय मंत्री ने महोदय पहले ये बताएं, ये जो खुद सदस्य लोग बताएं कि जो नीति निर्धारण के तहत ही ये पैसे दिए जाते हैं वित्त रहित को, अगर उसमें वहां पर यूनिवर्सिटी में या कार्यालय में अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार है? अगर वहां पर गड़बड़ी है या कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो कभी कोई लिख करके दे, हम लोग विजिलेंस इंक्वायरी कराएंगे अगर कोई करता है तो। लेकिन ये जो मर्जर की बात कर रहे हैं, आखिर किसी नीति निर्धारण के कारण ही ये वित्त रहित को हम लोग सहायता के रूप में अनुदान दे रहे हैं। मर्जर करेंगे तो समस्याएं अलग सी होंगी। और दूसरी चीज है कि जहां तक अगर करप्शन का बात है तो आप स्पेसिफिक अगर हो तो आप दें, हमको इंक्वायरी कराते हैं। और जहां तक अनुदान का प्रश्न है, नहीं मेरी बात सुन लें। कहाँ इंक्वायरी हो रही है? आप स्पेशल जो जितने डिग्री कॉलेज चल रहे हैं सरकार ने खोला है क्या? इसी तरह के कॉलेज, अनुदानित कॉलेज, आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जिसको सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा कॉलेज है। आप उसी तरह के आप यह कह रहे हैं कि मर्जर कर देंगे तो सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी। इस पृथ्वी, यहां बिहार में जन्म लेने वाला हर बच्चा का जिम्मेवार आप हैं और संस्थाओं से आप कैसे मुकर जाइएगा? जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार रहेंगे और आपके राज्य में रहने वाला आपसे मांग करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, आपसे मांगेगा ही। नवल बाबू ठीक कह रहे हैं। जो बच्चा बिहार में पैदा लेता है, बिहार का नागरिक है, उसको हर तरह की सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार है। सरकार बखूबी समझती है, सरकार बखूबी निभा रही है। लेकिन हर पैदा लेने वाले बच्चे को या जो इस तरह के अनुदानित महाविद्यालय के मतलब शिक्षक हैं, उनको कमिटेड वेतन नहीं देने के लिए ही तो वित्त रहित शिक्षा नीति की बनाई गई थी। तो ये लोग तो उस नीति के तहत, जिस नीति के तहत इन महाविद्यालयों की स्थापना हुई, ये तो बिल्कुल उस नीति के उलट आजकल इसकी दिशा हो गई है।
यही तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं हो, इसीलिए तो सरकार ने वित्त रहित नीति बनाई थी कि हम आपको परीक्षा की मान्यता दे देंगे, परीक्षा करवा देंगे, लेकिन आप अपनी सुरक्षा, अपना वित्तीय दायित्व खुद वहन करिए। यही नीति थी। हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने उदारता प्रकट करते हुए कि अनुदान की व्यवस्था लागू की कि ये शिक्षक पढ़ाते हैं और उनको मैनेजमेंट, वहां का जो प्रबंधन है, अगर कुछ भी नहीं देता है तो ये गलत बात है। हम जिस महाविद्यालय का जैसा वहां पे नतीजा होगा, रिजल्ट आएगा, अगर बच्चे हमारे इस प्रदेश के अच्छा कर रहे हैं जिस महाविद्यालय में पढ़ के, उन शिक्षकों को अलग से देने के लिए, जो माननीय सदस्य भी कह रहे हैं, ये हमसे बेहतर समझते हैं कि सरकार अनुदान, अभी संजय जी और नवल बाबू सब जानते हैं कि सरकार अनुदान सिर्फ शिक्षकों के लिए ही देती है। अगर सरकार की संवेदनशीलता नहीं होती तो सब लोगों ने ये मान के इस विद्यालय की शुरुआत की थी या अपनी सेवा देने की शुरुआत की थी कि हमको एक पैसा सरकार नहीं देगी। और आज हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, संवेदनशीलता की वजह से इनको दे रही है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़िए, इसे यहाँ पर नहीं होगा। माननीय सदस्य श्री आफाक अहमद। आपने शिक्षक को बहाल किया था, आज 50,000 दे रहे हैं कि नहीं? आपने 1500 में शिक्षक बहाल हुआ, 4,000, 5,000, 6,000 में बहाल हुआ। आज आप 50,000, 55,000 दे रहे हैं कि नहीं? ये नवल बाबू ठीक कह रहे हैं। जिसको हमने 1500 में बहाल किया था उसको हम बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों को बहाल हमने नहीं किया था। ये क्यों भूल जाते हैं? आप कौन कॉलेज में बहाली किए हैं? एक आध तो कॉलेज खोले हैं क्या? आप तो कॉलेज खोले भी नहीं है। हम महोदय, इसके बाद माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। सरकार जवाब देती है ना जी। अब ये अब तो नहीं, ये गलत बात है। सरकार जवाब देती है। ऐसे सुनिए, एक दिन हम लोग की सुनिए ना, सुनिए, बैठिए 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 बैठिए, सुनिए जीवन जी। जिस तरह से पहले बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी, उस तरह से एक दिन बैठक बुला के सब लोग को बुला के वहीं पर कर देंगे। यहाँ पर समय जाया हो रहा है। एक दिन पहले, हाँ, उसी तरह से बैठक बुला कर दिया जाएगा। ठीक जी। माननीय श्री आफाक अहमद जी, तो दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। मान लीजिए, एक मिनट सुन लिया जाए सर। क्वेश्चन जो आंसर आया हुआ है, हाँ, राज्य के संस्कृत और मदरसा के वैसे शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मी जिसकी नियुक्ति 15/2/11 के बाद हुई है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPF स्कीम में शामिल किया गया, लेकिन इस तिथि के पूर्व नियुक्त शिक्षक कर्मियों को उस लाभ से वंचित रखा गया। सवाल सर ये उठता है कि 15/2/2011 के बाद जो नियुक्ति हो रही है उसको आप EPF के स्कीम उसे दे रहे हैं, उसके पहले वाले का वेतन वृद्धि रोक देते हैं। तो मैं सदन और आसन से जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इन शिक्षकों के साथ इनजस्ट हो रहा है। उसका वेतन वृद्धि भी रोक दिया गया, EPF स्कीम भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो टीचर बहाल हुए हैं उसको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है और EPF का स्कीम भी दिया जा रहा है। तो अभी हमारे सीनियर मेंबर सिद्दीकी साहब ने उठाया था इस मामले को। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं सर शिक्षा मंत्री से कि यह अल्पसंख्यक जो स्कूल है, ये आर्टिकल 29 और 30 के ताकत से चलता है। संवैधानिक जो उसकी ताकत है वो यही है। और आपने पूरे बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों को आपने मदद किया आधारभूत संरचना में, लेकिन इन विद्यालयों को सर आपने छोड़ दिया। मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं, मजदूर के लड़के हैं और इस देश के निवासी हैं। ये बाहर के बच्चे नहीं हैं, इस हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए इनको भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। उनको भी आधारभूत संरचना के लिए, बेंच के लिए, डेस्क के लिए
उसके भी पैसे दिए जाए। जब आप पूर्ण वेतन देते हैं, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें पूरी निष्ठा के साथ मदरसों के साथ वफादारी किया। मैं इसके हिमायती हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जहां इनजस्ट हो रहा है सर, किन परिस्थितियों में आपने 2011 के बाद 20 के बाद बोलिए क्या आपने अल्पसंख्यक विद्यालयों को कहना क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया है इस सवाल को, उसी से संबंधित ये भी सवाल है हमको। ठीक है, मंत्री जी को हमारे अल्पसंख्यक जो स्कूल है, मंत्री जी को बोले, आगे बहुत सारी चीज पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला सर कोई नहीं है। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। जवाब हमने दे दिया है महोदय, उसका अंतिम जो पाठ है हम पढ़ देते हैं। विभागीय संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/13 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी, परंतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी। तो अब तक लिए जो भी, और इस साल हम लोगों ने संस्कृत महाविद्यालयों को वेतन के लिए दिया है 110 करोड़ रुपए और 494.67 करोड़ रुपए दिए हैं संस्कृत विद्यालयों को। इस तरह से जो इस साल का जो वेतन का था, मेरी बात तो सुन लीजिए, वेतन का जहां तक प्रश्न है वो हम लोगों ने दिया है। इनकी मांग है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस जो पहले के संकल्प से आच्छादित नहीं है, तो उसको दूसरे सदन में भी हमने इस बात को रखा है। इस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो संसाधन हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, चूंकि और भी सभी विद्यालय महाविद्यालय सभी आच्छादित हैं लेकिन उस संकल्प से नहीं है, तो इस पर पुनः समीक्षा हम लोग कर लेंगे। ये हम हाउस को आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। चलिए, अब गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे, इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। गैर सरकारी संकल्प सबसे पहले 19 नंबर अजय बाबू का है, इन्होंने आग्रह किया है, इससे लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह 19 नंबर। तो सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ बातें हुई है, वो हमने आपको वीडियो दिखाया है। आप लाइव से बने रहें। वित्तरहित शिक्षकों की मांग को लेकर नवल किशोर यादव ने सदन में खूब लड़ाई लड़ी है, आपने देखा है, सुना है और पूरी वीडियो हमने आप तक पहुंचाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।